ताली बजाते रहो। ताली बजाते रहिए। बत्तियों को थोड़ा आगे खिसका दो। 15 से 20 मिनट का है। उसके बाद एक हमारा स्टूडेंट है जिसने स्वरचित कविता लिखी है, क्योंकि हमारे बीच में कवि भी मौजूद हैं, तो वो अपनी कविता स्वरचित कविता को पाठ करेंगे। और उसके बाद दोबारा से सुरेंद्र वर्मा की मरणोपरांत को तो नाटक स्टार्ट होने वाला है। पूरा सब कार्यक्रम खत्म हो गया। किधर गया गोलू? गोलू को बुला। करना है। किधर गया? उसको देख। फिर ये क्या ढूंढ रहा है? अब 1 रुपए का सिक्का करके देगा। देख से 1 रुपए है वो अबे हो जाएगा। आप ही लिखो। अभी मेरे पीछे सब लोग चल रहा है। शुरू कर एकदम मेरे सामने बताया। ठीक है, सामने बताया। शुरू कर। ये अभी आ रही है। सामने बताया इधर से जा कर। चलो अभी पीछे सब लोग लेंगे। ओ आओ आओ ओ आओ आओ ओ आ ओ आओ। ये करने बोला वापस। हाँ ओ आ। अरे यार मैं बताता हूँ, रुक। हाँ मैं करने की आता नहीं है। चलो सा क्या तुमको आता है? कैसा सिखा रहे हैं? हम लोग बिना सर्कल के नहीं कर पाते। सुर तो नहीं दूंगा, तुम लोग ना एनर्जी रखोगे। ठीक है, बैठे हुए गन्ना करेगा। ठीक है सर, और सुनते हैं। हाँ हाँ सर, एनर्जी कैसे बोलते हैं? ये 10वीं के जो स्टूडेंट हैं उनको समझ नहीं है। एक और है ना?
अरे उठो 5 मिनट उठो यार आलसी सर। अरे हो जाएगा, नाटक करना है, रिहर्सल हो रहा है। टाइम देखा रात को इतना खाएगा तो सोएगा इसको भी पता चल गया खाता रहता है। उठो ना भैया चलो क्या भाई? चलो 1 मिनट ये ऐसे नहीं उठेगा। क्या करें फिर इसको वाला गाना है। एक दो तीन। उबे उबे से रहते हैं जिंदगी से अब खाके खाके से रहते हैं जिंदगी से अब उबे उबे से रहते हैं जिंदगी से अब खाके खाके से रहते हैं जिंदगी से अब जिंदगी का पहिया पकड़ना आए हाथ लगाओ और आगे बढ़ जाए रे। जिंदगी का पहिया पकड़ना आए हाथ लगाओ और आगे बढ़ जाए रे। उधर उधर चहल पहल जिंदगी ये वासी है, कैसे कहूँ अब तो मुझको आती उबासी है। चमक दमक की राहें मुझको अब तो बुलाती है, कैसे कहूँ अब तो मुझको आती उबासी है, आती उबासी है, आती उबासी है। देखो देखो कैसे हंसी आ रही है। प्यारा सुना है? वो कविता सुनाना है देखो। याद है? याद है? अच्छा 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 सुना। अभी एक बार जैसा देखेंगे जरा फिर। अभी सुनो सुना कौन से सुना ना जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के डर क्यों रहा है तू? कॉन्फिडेंस था थोड़ा, कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा? चल उठ उठ उठ। क्या हुआ? डर लग रहा है? लंबी सांस ले, लंबी सांस। हाँ कॉन्फिडेंट था, याद है ना? जमा जमा के बोल बस। बोल जब कोई सामने खड़ा है, कोई नहीं सामने नहीं। बस बोल। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। कॉन्फिडेंस से आवाज भारी कर। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं तरह किस्म के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के अबे नहीं होगा यार। अबे हो जाएगा यार, बे कोशिश तो कर। करनी पड़ेगी। नींदें है आशाएं है आरज़ू है हौसले उम्मीदें है आशाएं है आरज़ू है हौसले है मन में ये अरमां जागे छू लेंगे आसमां। सरपट दौड़े जो उस मन को थामेंगे हम, क्वेश्चन की इस बुद्धि को मिलके सुलझाएंगे हम। सरपट दौड़े जो उस मन को थामेंगे हम, क्वेश्चन की इस बुद्धि को मिलके सुलझाएंगे हम। ख्वाबों को सजाएंगे जैसे फूल बागों में। उम्मीदें है आशाएं है आरज़ू है हौसले मन में अरमां जागे छू लेंगे आसमां। शुरू हो जाए। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखे दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं काम बताऊंगा। कुछ
गीत लिखे हैं मस्ती में मैं, कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैं। यह गीत सख्त सर दर्द भुलाए, यह गीत पिया को पास सर में लगी मुझको, पर बात बात पर अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, अपना हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हूँ, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, गाकर देखे। यह गीत गजब का है, ढाकर देखे। यह गीत जरा सुनने में लिखा था, यह गीत सुनने में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता, यह गीत मसान में भूत जलाता। यह गीत भुवाली की है हवा गुजर, यह गीत तपे दिख की है दवा गुजर। जी और गीत भी है, दिखलाता हूँ। सुनना चाहे आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करते, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। ना बुरा मानने की इसमें बात, मैं ले आता हूँ कलम और कलम। इनमें से भाई नहीं, नए नए चाहिए नहीं, गए नहीं। नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं, गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है, यह खादी का, यह गीत पित्त का है, यह बादी का। कुछ और डिजाइन भी है, यह फिल्मी, यहाँ नीचे चलती चीज नहीं फिल्मी। यह सोच सोच कर मर जाने का ये, यह दुकान से घर जाने का। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, रूठ रूठ कर मन जाते हैं। बहुत ढेर लग गया, हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी, अच्छा जाता हूँ। या भीतर जाकर कुछ आइए यार, गीत बेचना वैसे बिल्कुल था, मैं क्या करूँ लाचार हूँ, हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह का गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। चल चल
जैसा कि हम लोग भारतीय हैं और भारतीय हम सब भारतीय उत्सव धर्म हैं और उत्सव हमारे हर एक रंग में, हर एक अंग में है। जन्म में, मरण में, विवाह में, विदाई में, सब जगह उत्सव ही है। और उत्सव संगीत के बिना। इसी तरह हमने जो कार्यक्रम दिया है संगीत के साथ किया। और ये संगीत जैसा कि करीम ने बताया आपको कि रंग संगीत होता है। रंगमंच पर गाए जाने वाले गाने रंग संगीत कहलाते हैं। रंगमंच नाटक, नाटक में जब अभिनेता तरह तरह के रंगों से खेलता है, रंगों से मतलब ये कि हमारे भाव नवरस हमारे जीवन में व्याप्त है और हर रंग का
एक भाव, इन भावों को जब हम अभिनेता मिलकर खेलते हैं रंगमंच पर, तब वो कहलाता है रंगमंच। ऐसे ही हम संवाद करते हैं, जो भी गीत होते हैं वो गीत के साथ साथ संवाद करता है दर्शकों से, समाज से, सिस्टम से। हम सब एक दूसरे से बात करते हैं। ये संगीत जो होता है रंग संगीत इसलिए कहलाता है क्योंकि ये संगीत के साथ साथ बात भी करता है। हमने ये प्रस्तुति देखी। अब जिस नाटक के लिए, जिस प्रोग्राम के लिए, जिस प्रस्तुति के लिए हम आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, वो इंतजार की घड़ी खत्म होती है और अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक मरणोपरांत, जिसे लिखा है सुरेंद्र वर्मा जी ने और जिसे निर्देशित मैंने किया है और कलीम मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने भी इसे सह निर्देशन दिया है। सुरेंद्र वर्मा जी का जन्म 7 सितंबर सन 1941 में हुआ। उन्हें संगीत नाटक अकादमी से नवाजा गया है और उनके बहुत से हैं जिसके लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उन्हीं का ये नाटक है मरणोपरांत, जो 3 लोगों के मध्य जो उनके संबंध है, उनके बीच का ताना बाना है, जिसे हम 2 टीम के साथ में देखेंगे। जिसकी पहली प्रस्तुति देने आ रहे हैं आयुष और आदर्श। तो तालियों से स्वागत कीजिए। मेरा फोन पाकर तुम्हें ताजुब तो हुआ होगा, शायद पहले कभी देखा है मुझे? कुछ तस्वीरों में। वैसे कई दिनों से मैं खुद ये सोच रहा था कि पता करो कैसे। ट्रक ने बिल्कुल सामने से ठोकर मार दी। अस्पताल पहुंचने के 7-8 मिनट बाद ही आखिरी वक्त क्या कहा उसने? उसे होश ही कहाँ था। और मुझे भी 7 बजे के बाद मालूम पड़ा जब मैं घर पहुंचा। यानी उन लोगों ने तुम उसके पास नहीं थे?
एक्सीडेंट की एक लाइन की खबर मिली। फिर कैसा लगा? अफसोस तो हुआ होगा कि दिल दगाने की एक चीज मुफ्त में हाथ से निकल शर्म गई। नहीं आती तुम्हें? जो चला गया उसके लिए कैसे समझोगे कि वो क्या थी मेरे लिए? तो तुम मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ, क्यों? कि तुम्हें देखूं, तुमसे बात करूं। फिर एक दफा फोन तक आया, पहली बार 7395 डायल किया, लेकिन फिर रिसीवर रख दिया। दूसरी बार पूरा नंबर मिला, लेकिन फिर क्यों? लगा कि तुम पता नहीं किस तरह से लोगे। डर? नहीं, पूरी तरह डर नहीं, लेकिन कुछ समझे न जाने की या गलत समझे जाने की झूठी और हो सकने वाली नाउमीदी का बोझ। तो मेरा फोन पाकर तुम्हें छुटकारा सा मिला, क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो जो, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे की चोट को समझ सकते देने के बाद हैं। तो तुम इस तरह से सोचते हो? कुछ गलत है क्या? जिम्मेदारी किसी एक पर डाल देने से बात सुलझी हुई लगती जरूर है, लेकिन उस हालत में सच्चाई पूरी नहीं होती। यानी जो कुछ मैंने किया वो अपनी खुशी किया, पर तुम्हारी ये खुशी मेरे लिए क्या बन गई? इसकी परवाह नहीं की। और सिर्फ मैं ही तो इसका जवाब देना नहीं, अगर जवाब देना है अगर वो भी अपना हाथ नहीं बढ़ाती तो किस तरह? तो मेरा फोन पाकर तुम्हें ताजुब नहीं हुआ? तो क्या तुमको अंदेशा था कि मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छूट जाएगा जिससे उसके पर्स से एक लाल डिब्बी निकली, उस पर जड़ाव कपलिंग्स, कागज के एक टुकड़े पे तुम्हारे इनिशियल्स के साथ सालगिरह की मुबारकबाद। उसके दराज में एक डायरी थी, एक नंबर बिना नाम का। मैंने डायरेक्टरी चेक की, सारे मैसेजेस, सारे फोन एकदम से सामने आ गए। अगर ये चीजें न मिलती तो क्या मतलब? तुम्हें कभी कुछ पता नहीं? कई बार उलझन जरूर होती थी, जैसे जैसे उसका बैठे बैठे कहीं खो जाना, अचानक से खिलखिलाकर हंस उठना, कई शामों की नामौजूदगी और वो बहुत सर्द हो गई थी। तब से था ये सब, जो मैंने पूछा है। लेकिन जानने मैं आया हूं। एक साल से कुछ कम। पहली मुलाकात ऑफिस का रेनोवेशन होना था, तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए उसको बुलाया था।
एक हफ्ते बाद ही एकाएक मुलाकात हो गई। कहाँ? चर्च गेट पर। फिर हमने कॉफी पी, भुना कॉफी चीज सैंडविच के साथ। इसके लिए कहा किसने? जाहिर है कि मैंने। और उसने एकदम से हाँ कर दी। एक बार भी नहीं कहा कि उसे देर हो रही है या कुछ और काम है? नहीं। फिर अगले हफ्ते मैंने फोन किया कि मेरे पास लॉस की फिल्म की एक एक्स्ट्रा टिकट है, अगर आपको दिलचस्पी हो और वक्त निकाल सके तो उसने कहा उसे खुशी होगी। पहली मर्तबा उसका हाथ वहीं थामा था, उसने हटाया नहीं। कहाँ बैठते थे तुम? देवाली पर्शियन लियोपोल्ड। पहली बार उसे चूमा कहा था और पहली बार कहा मत पूछो, क्यों? क्योंकि चुभन होगी, क्योंकि चोट पहुंचेगी। वो तो तब से हो रही है जब से मालूम पड़ा था। मेरे घर में, मेरे कमरे में, या मेरे बिस्तर पर? नहीं नहीं, वहां कभी नहीं। क्यों? नहीं चाहते थे। कौन? क्यों? क्योंकि उस घर में घुसते ही एकदम तीखा सा हो जाता था गुनाहों का एहसास। अच्छा, ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी मौजूदगी में ही तुम दोनों। क्यों? वो ऐसा महसूस क्यों करती थी? क्योंकि करती थी इस सब चीजों के बावजूद? इसी वजह से। झूठ बोल रहे हो तुम। क्यों बोलूंगा भला? तुम ही जानो। काश काश तुमने देखी होती उसके मन की चोट। पास आते आते उसका छिटक जाना और बाद में तकिए में मुंह छिपाए कमजोर हो जाने का सुख और उस सुख की शक्ल मिली। इससे बहुत ख्याल रहता था तुम्हारा। अक्सर तुम्हारे बारे में बात किया करती थी। तुम्हें बर्बोरेट की कॉफी पसंद है, तुम्हें चाय में चीनी पसंद नहीं, मीठे से तुम्हें एलर्जी है, सब्जी में तुम्हें प्याज पसंद नहीं, बर्फ का पानी पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। कभी कभी तो ना भी नहीं सह पाते थे तुम। बात साफ साफ मेरे और उसके बीच थी। पर मेरा रिश्ता क्या था उससे? अगर इतना ही घमंड है अपने इस रिश्ते पर तो क्यों ना उसकी जिंदगी बनाकर इसके लिए कुछ नई जगहों से जुड़े हुए हैं। हम मैरिज नहीं चाहते क्योंकि वहाँ की पेस्ट्री तुम्हें लॉन्ग ड्राइव के लिए पुनः रोक नहीं, ढलता सूरज देखने के लिए जुगू नहीं, पेटू नहीं क्योंकि वहाँ तुमने प्रपोज किया था। कौन नहीं जाना चाहता था? दोनों। क्यों? क्योंकि उसे लगता था उसका पहले का तजुर्बा झूठा हो जाएगा। और तुम? क्योंकि वो डूब नहीं पाती थी साथ में, चलते हिंडोलों की तरह, ध्यान एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ। वो कभी तुम्हें हमेशा से मौजूद थे कहीं ना कहीं। उसकी साड़ी के पल्लू में तुम्हारी उंगलियों की छुअन, दबे पाँव अंधेरे में तुम्हारे चलने की आहट, बंद खिड़की के पीछे तुम्हारी आंखों की चिंगारी।
कभी जज्ब नहीं हो पाता है साथ में। हमेशा रहती थी ये चुभन कि कल रात तुमने उसे छुआ था, कि आज की रात तुम फिर चुभन नहीं। जब वो पास रहती थी तो लगता था अब इसके अलावा और किसी चीज की दरकार नहीं है। सारा सुख, सारा सुकून, सारा इत्मीनान बस यही तो है। लेकिन नहीं, इतने गलत थे वो लम्हे। वो पूरा एहसास ही गुमराह था। और मुझे लगता था कि वो सिर्फ मेरे पास अपना शादी की उकताहट दूर करने आती है। और मैंने कहा तो है तुमसे कि वो बहुत सर एक साल पहले से 1 साल पे तुम इतना जोर क्यों दे रहे हो? तो मिलना हुआ था उससे। पिछले कुछ दिन जब लगातार ये शक डंक मार रहा था, जब आगे बढ़ा हुआ हाथ या पीछे आ जाता था कि उसने लंबे घुंघराले बाल नहीं, सांप की छोड़ी हुई केचिल छुई हो। जब इस शक की कड़वाहट इस कदर घुल गई थी मन में, इस 7 के घड़ी के बाद जो एहसास बाकी बचता था वो इसी कसैलेपन का। लेकिन तीखी तीखी बातें करने के बाद जब वो अपना सिर नीचा किए, अपनी उंगलियों से रुमाल का कोना लपेटी खोलती और देखती इस तरफ तो तुमने भी पहचान ली उसकी एक खासियत। दरअसल सबसे पहले जिस चीज ने मुझे खींचा था दोस्त की गार्डन पार्टी में पहली बार देखा था उसे। और उसकी वो हंसी जो सैकड़ों की भीड़ में भी पहचान सकता था, जो 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 शहरी का दोपहर पीने के बाद कितनी हल्की हो जाती थी, एक कबूतर की तरह। एक बार इस टहनी पर, एक बार उस झुरमुट पे, एक बार झील के उस पार को, और दाएं गाल पर होठों के पास दहकते अंगारों सा होते। कहीं तुमने उसे उस तरह से तो नहीं लिया? मतलब सस्ते ढंग से। अगर लिया होता तो शादी की बात आती कभी? हुई थी। क्यों ना होती? वो भी कोई जिंदगी थी आखिर। हमेशा डरे हुए, सहमे हुए, कहीं कोई देख ना ले, कोई आ ना जाए, कोई तुमसे कह ना दे। लगातार छिलती हुई वो बिना की खराश नहीं सहा जाता था मुझसे। पिछली गली का वो धुंध और सन्नाटा, मुझे साफ आसमान चाहिए था, चमकदार धूप। और उसने क्या कहा? मुझे सोचने की मोहलत तो थोड़ी नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिश्तों में वो अभी वहां तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि तुम्हें लेकर वो अभी भी अपने अंदर कोई कमजोरी महसूस करती थी। ऐसे कम तुम्हें चोट देने की ताक जुटा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि पिछले बीते दिनों के खातिर नहीं चाहिए किसी की दया। मैं भिखारी नहीं हूं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि हम लोग के बीच सब कुछ कैसे बुझ गया। अच्छा, अगर हमारे यहाँ एक बच्चा होगा, लेकिन अगर कुछ फर्क पड़ना होता तो वो ये दलील ही क्यों देती? क्योंकि वो बनना नहीं चाहती।
कब तक? परसों खत्म हो रही है, पर और बढ़ा दिया। क्यों? ऐसा नहीं लगता कि काम में डूब कर मैंने भी 2 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन खालीपन इस कदर छा जाता है दिलो दिमाग पर, यादों के दबाव से नसें फटने लगती है। दिमाग के ख्याल कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो ये हो जाता, अगर वैसा ना हुआ होता तो बात वहाँ तक नहीं पहुँचती। फिजूल की बातें जिनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए बस दिन भर काम, देर रात रेस्टोरेंट, बिस्तर। नींद कैसी आती है? कभी गहरी, कभी उचकी, कौन कौन है घर में? सभी लोग। वो कभी गई है तुम्हारे घर? इसीलिए तुम एक हद तक काट सकते हो अपने आप को, और मेरे घर की तो एक एक चीज से उसकी याद जुड़ी है। मैं खिड़की खोलूं तो, मैं पर्दा हटाऊं तो, मैं तो 10 सेकंड नहीं काट सकता उस चार दीवारी में। अब किसी न किसी बहाने कुछ दिनों के लिए कहीं जाने से शायद निकल रहा हूं आज शाम को। कहा 2-3 जगह के नाम दिए हैं जहाँ की भी वक्त पहले हुआ है। कितने दिनों के लिए? 2-3 हफ्ते। अगर सब बर्दाश्त हो गया तो वापस आ जाऊंगा, वरना कहीं और तबादला करा दूंगा। और तुमने क्या सोचा? शादी कर लूंगा जल्दी। मैं 3-4 दिन से यही सोचता रहा हूँ कि मान लो अगर वो डिब्बी या कुछ और मुझे नहीं मिलता, या मुझे इन सब चीजों के बारे में ना पता चलता, तो मैं बार बार यही सोचता रहा कि उसके होते हुए सब कुछ ठीक है, तो क्या गलत हो जाता है इसमें? अब इत्मीनान का वो एहसास झूठा क्यों लग रहा है? उन पुराने दिनों की याद से भी शर्मिंदगी महसूस होती है जब तुम हमारे बीच कहीं नहीं थे। उस सुकून की चमक अब इस तरह झूठी लग रही है कि हाथ बढ़ाओ तो उंगलियों में उतर रहेगी। शादी में जरूर बुलाना।
ये नाटक है मरणोपरांत। ये 3 लोगों के प्रेम रिपोर्ट की कहानी है, जिसे सुरेंद्र वर्मा जी ने अपनी लेखनी से इंटेंस बनाया है। और ये जो टीम और एक बैतूल से जो बंदा है आया हुआ है, और एक 3 लोग गोरखपुर से आए हुए हैं, और ये प्रोफेशनल से हैं, प्रोफेशनल थिएटर करते हैं और अपना भविष्य भी इसी में देखते हैं। इसलिए इनके साथ इंटेंस एक्सरसाइज के तौर पर भी इस नाटक को रखा गया है। क्योंकि हाँ, जैसा कि हमारे पास हमारे घोड़ा डोगरी में हमने जिस तरह से अप्रोच किया था, उस हिसाब से हमारे पास बच्चे ही आ पाए, और जो कि नए भी हैं उनके लिए ये विधा भी नहीं है, इसलिए उनके साथ हमें अलग से समय देना पड़ा। इसलिए ये नाटक आपके सामने प्रस्तुत था मरणोपरांत, जिसमें मृत्यु के बाद की कहानी बताई गई है 3 लोगों के बीच, जिसमें महिला है जिसका एक पति है और एक प्रेमी है। महिला की एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वे लोग जो इस कहानी नहीं समझ पाए उनके लिए समरी हो जाए। तो उसके बीच वो उसकी मृत्यु के पश्चात वो खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या संभावनाएं थी, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। और उसके बाद वो एक पॉजिटिव नोट पे छूटता है कि लाइफ मस्ट गो ऑन। जैसा कि आप वो पेय प्रहार देख रहे हैं, वो एपिफिज है, उसको हमने इस तरह से मोड़ किया कि उसके हमारे पास फ्रीडम थी आर्टिस्टिक। बाकी वो स्मोकिंग वाला जो पार्ट है, जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है, वो चरित्र के लिए है और उसको हम दूसरे रूप में नहीं जा सकते थे। रियलिस्टिक एक्टिंग का ये पार्ट है, क्योंकि एक्टिंग 2-3 तरह की होती है, जिसमें स्टाइलाइज होता है, रियलिस्टिक होता है, कुछ कहानी स्टोरी टेलिंग होता है। ये उसका रियलिस्टिक फॉर्म था जो आपके सामने प्रस्तुत था। अब इन्हीं में से इन 2 अभिनेताओं में से एक आयुष सिंह, जो कि स्वयं अपनी कविता लिखते हैं, वे आपके सामने इस माहौल को थोड़ा सा हल्का करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। मैं आवाज़ देता हूँ आयुष, आइए और तालियों से स्वागत कीजिए। इसकी प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली वो बताना चाहूँगा। मैं जब कॉलेज में था तो वहाँ पे नुक्कड़ नाटक हो रहा था, दूसरे कॉलेज वाले लेके आए थे। तो वो लोग जिस टॉपिक पे नाटक कर रहे थे उसका जो था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो उनका एक स्लोगन था, हाँ लड़की पैदा हो गई मैं, बस ये मेरी गलती है। तो इसी स्लोगन पे मैंने अपनी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, तो मैं शुरू करना चाहूँगा। हाँ लड़की पैदा हो गई मैं, बस ये मेरी गलती है। सुन के सारे ताने तुम्हारे, हर दिन ये बच्ची होती है। हाँ लड़की पैदा हो गई मैं, बस ये मेरी गलती है। सुन के सारे ताने तुम्हारे, हर दिन ये बच्ची रोती है। बचपन बीता घर में मेरा, बचपन बीता घर में मेरा, 4 दीवारी का वो अंधेरा, किया है तुमने तब से पहरा, कैद कर सपना मेरा। नन्ही सी जान थी मैं, दुनिया से अनजान थी मैं। नन्ही सी जान थी मैं, दुनिया से अनजान थी मैं। कांप गई हर बार थी जब दिन गलती शिकार थी मैं। घर में हैवान था मेरे, घर में हैवान था मेरे, पितृसत्ता का चाकर हो। हर बात मेरी दवाई थी उसकी, क्योंकि लड़की पैदा हो गई थी। बचपन तो बीत गया उस घर में मेरा, अब दूसरे घर की बारी है। ये शादी नहीं मनमानी है जो सदियों से होती आ रही है। बचपन तो बीत गया उस घर में मेरा, अब दूसरे घर की बारी है। ये शादी नहीं मनमानी है जो सदियों से होती आ रही है। अभी अभी तो बड़ी हुई थी, खुलकर जीना सीख रही थी। अभी अभी तो बड़ी हुई थी, खुल के जीना सीख रही थी। सपनों को पर देना सीख रही थी। टूट गए वो सारे सपने, पर जो काटे मेरे अपने। चलो भूल भाल के बीती बातें आगे बढ़ना सोचा मैंने। भूल भाल के बीती बातें आगे बढ़ना सोचा मैंने। हो पराई पहले घर से, दूसरे घर का सोचा मैंने। भूल भाल के बीती बातें आगे बढ़ना सोचा मैंने। हो पराई पहले घर से, दूसरे घर का सोचा मैंने। तुम करो अपने सपने पूरे, मार के मेरे अरमानों। तुम करो अपने सपने पूरे, मार के मेरे अरमानों को। जानवर नहीं हूं मैं, कभी तो गिन लिया करो इंसानों को। अगर करते ही हो प्यार मुझसे तो कर दो आजाद मुझको।
अगर करते ही हो प्यार मुझसे तो कर दो आजाद मुझको। पर तुम तो ठहरे पंछी प्रेमी, पिंजरे में तड़पाओगे सपनों को मेरे करके कैद, अपना हक जमाओ। सपनों को मेरे करके कैद, अपना हक जमाओ। धन्यवाद। पहले वाले ग्रुप ने किया था, जिसकी कहानी मैं दोबारा से एक बार रिपीट जो कर दी है, मैं एक बार दोबारा जब तक ये लोग सेट चेंज कर रहे हैं कि एक औरत है जो कि मर गई है और उसके पीठ पीछे उसका हस्बैंड और उसका जो प्रेमी है वो आपस में इस बात पे बहस कर रहे हैं या लड़ रहे हैं कि वो किससे ज़्यादा प्यार करती थी इस बात पे। और प्रेम जैसे चीज़ से ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या ही हो सकती है, वो चाहे किसी भी तरह का प्रेम हो, माँ बाप का, भाई बहन का या पति पत्नी का, है ना। और ये जो कविता अभी आयुष ने सुनाई है, ये इसने खुद लिखी है। आयुष अभी इसने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का इतना मैच्योर कविता लिख रहा है। अगर और जिस टॉपिक पे इसने कविता लिखी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो और खासकर घोड़ा डोंगरी में मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब नाटक के लिए यहाँ लड़कियों को आने के लिए हम स्कूल्स में गए थे, बारी सर्विस स्कूल और भी बहुत सारे स्कूल्स में गए, वहाँ पर जब जाकर के बोला कि ऐसे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको नाटक सिखाया जाएगा, जिसमें कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो कि इतना प्रसिद्ध नाट्य विद्यालय जैसे नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी से बड़े बड़े अभिनेता निकले, उस जगह से अभिनेता आपको सिखाने का मैं खुद वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। तो ऐसे ऐसे जगह पर से अगर लोग आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन लोगों को इस बात की इम्पोर्टेंस समझते क्योंकि उस तरह की माहौल नहीं है यहाँ पर साहित्य पढ़ने और पढ़ाने का। तो मुझे मालूम है कि नाटक भी देखना थोड़ा सा बोरिंग हो रहा हो। 16 तारीख के नाटक में आपको थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि वो उस तरह के मूड का है, कॉमेडी है, ये थोड़ा गंभीर है। तो अगली बार मैं ये उम्मीद करूँगा जब मैं यहाँ पे वर्कशॉप करने आऊँ तो एक लड़की इसी टॉपिक पे यहाँ खड़े होकर के कविता पढ़ रही होगी, जो यहाँ पे बैठी हुई बच्चियाँ हैं, उनके मम्मी पापा भी उनको आगे बढ़ चढ़ करके भेजेंगे। मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ और लगातार बोलते रहेंगे। यहाँ जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं उन लोगों से भी ये अनुरोध है कि वो भी इस तरह से अपने घरों से अपनी बेटियों को भेजना शुरू करें, क्योंकि जब आप खुद नहीं अप्रोच नहीं करोगे तब तक ये सब चीज़ों में बदलाव नहीं आ सकता। तो इसी के साथ में अगर हमारे दोनों कलाकार तैयार हैं तो उनका हम एक बार उनकी प्रस्तुति के लिए एक बार कहानी को थोड़ा सा दोबारा समझने की कोशिश करिए। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। ताजुब तो हुआ शायद मैंने कभी देखा है सिर्फ 2-3 तस्वीरों में, लेकिन कई दिनों से मैं खुद सोच रहा था कि पता कर कैसे के साथ कहानी ऐसे हुई। हॉस्पिटल पहुंचने के 7-8 दिन बाद ही
बाद में पता चला घर पहुंचने पर। यानी उन लोगों में तुम उसके पास नहीं थी? तुम्हें कब पता चला? कल रात 8 बजे। कैसे? दफ्तर में फोन किया। क्यों? ओह, गलत साबित। क्योंकि कल मिलने की बात थी, वो आई नहीं। एक्सीडेंट की एक लाइन की खबर मिली। फिर कैसा लगा? अफसोस तो हुआ होगा कि दिल कहलाने की कोई चीज हाथ से निकल गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो चला गया उसके लिए तुम कैसे समझोगे क्या थी वो मेरे लिए? तो तुम मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ, क्यों? तुमसे मिलूं, बात करूं। फिर 2 दफा फोन तक आया, 7 3 और 5 डायल किया, रिसीवर रख दिया। दूसरी बार पूरा नंबर मिलाया, लेकिन घंटी बजते ही फिर लगा कि तुम पता नहीं किस तरह से बोलोगे। डर? नहीं, पूरी तरह डर नहीं, लेकिन समझे ना जाने या गलत सुने जाने की जोखिम और हो सकने वाली नाउमीदी का बोझ। तो मेरा फोन पाकर तुम्हें छुटकारा समझो, क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे की चोट को समझ सकते हैं। हाँ, तुम मुझे देने के बाद तो तुम ऐसा सोचते हो? कुछ गलत है इसमें? जिम्मेदारी किसी एक पर डाल देने से बात सुलझी हुई लगती जरूर है, उस हालत में सच्चाई पूरी नहीं होती। यानी? जो कुछ मैंने किया वो अपनी खुशी के लिए, और तुम्हारी ये खुशी मेरे लिए क्या बन गई? इसकी परवाह मैं क्यों करूं? और सिर्फ मैं ही तो इसके लिए जवाब दे रही हूं। पर अगर वो अपन हाथ आगे ना बढ़ाती तो फिर किस तरह? तो मेरा फोन पाकर तुमको ताज्जुब नहीं हुआ? तो क्या तुम्हें अंदेशा था कि मुझे लगा था कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छूट जाएगा जिससे जड़ाऊ कपलिंग और कागज के टुकड़े में तुम्हारे इनिशियल्स के साथ राजगिरा की मुबारक हो। इसकी डायरी में नंबर बिना नाम था। डायरेक्टली खोली तो सब कुछ क्लियर हो गया। और ये चीजें ना मिलती तो क्या मतलब? तुम्हें कभी कुछ खटका नहीं? कई बार उलझन जरूर होती थी। जैसे जैसे कई बार उसका अचानक गुमसुम हो जाना, कई बार अपने आप ही मुस्कुरा उठना, कई शामों की नामौजूदगी और वो बहुत सर्द हो गई थी। कब से? कब से था ये सिलसिला? पहले मैंने पूछा है। लेकिन जानने में आया हूँ। 1 साल से थोड़ा कम। पहली मुलाकात मेरा ऑफिस का रिनोवेशन था, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जगह दिखलाई, बजट और प्लानिंग पर बातें हुई, फिर उसकी फर्म ने असाइनमेंट पूरा किया। फाइनल पेमेंट के बाद एकाएक मुलाकात हो कहाँ पर? चर्च गेट पर। फिर हमने कॉफी पी, कोना कॉफी, चीज सैंडविच के साथ। इसके लिए कहा किसने था? जाहिर है कि मैंने। और उसने एकदम हाँ में भर दी। एक बार भी ये नहीं कहा कि उसे देर हो रही या फिर काम। फिर अगले हफ्ते मैंने फोन किया, मेरे पास हीरोज फिल्म की एक एक्स्ट्रा टिकट है, एक दोस्त के लिए मंगवाई थी, लेकिन वो आ नहीं पाई। और मैंने पूछा उनसे कि आपको दिलचस्पी हो और वक्त निकाल सके तो उसने कहा उसे खुशी होगी।
पहली बार उसका हाथ वही था। उसने एक बार भी नहीं हटाया। तुम लोग बैठे कहाँ? सेंडेरी, बंगोली, लियोपोल्ड। पहली बार उसे चूमा कहा और पहली बार कहा मत पूछो क्यों? क्योंकि चोट पहुंचेगी, क्योंकि चुभन होगी। वो तो तब से हो रही है जब से मुझे पता चला है। मेरे घर में, हाँ? मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर। नहीं नहीं, वहां कभी नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते थे। कौन नहीं चाहता? दोनों। क्यों? क्योंकि उस घर में घुसते ही बहुत तीखा हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी मौजूदगी में ही। कौन करता था महसूस? दोनों। पहले किसने कहा? याद कोशिश करो। शायद उसी ने। लेकिन क्यों करती थी महसूस? क्योंकि करती थी। इन सब के बावजूद इसी वजह से। झूठ है। क्यों बोलूंगा भला? तुम्हें जानते होगे। काश तूने देखी होती उसके मन की कचोट। पास आते आते उसका छिटक जाना, बाद में तकिए मुँह छिपाए, कमजोर हो जाने का सुख, और उस सुख की शर्मिंदगी। उसे तुम्हारा बहुत ख्याल रहता। हम जब भी मिलते वो सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करती है कि तुम्हें परकुलेटर की कॉफी पसंद है, सब्जी में प्याज अच्छा नहीं लगता, मिठाई के लिए तुम्हें एलर्जी है, बर्फ का पानी पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। कभी कभी तो मुझे लगता कि जैसे मुझे सजा दे रही हो। इतना भी सह नहीं पाते थे तुम। बात साफ साफ मेरे और उसके बीच थी। लेकिन मेरा रिश्ता क्या था उससे? इतना ही घमंड है अपने इस रिश्ते पर, तो क्यों ना उसका जिंदगी बनाकर उसके पैरों में। उसके लिए कितने ही जगहों से जुड़े थे तुम। हम मैरिज नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ की खेती तुम्हें बहुत पसंद है। शिवम रहती है पूना रोड में, डूबता सूरज देखने के लिए रवेंदु नदी, क्योंकि तुम्हें वहाँ पर कौन नहीं जानना चाहता? दोनों। क्यों? उसे लगता था कि उसका पहले का तजुर्बा झूठा हो जाएगा। और तुम? वो डूब नहीं पाती थी मेरे साथ में। ऐसा लगता था जैसे तुम मौजूद थे कहीं ना कहीं। शादी के पल्लू में तुम्हारी उंगली की छुअन, अंधेरे कमरे में तुम्हारी पैरों की आहट, और बंद खिड़कियों के पीछे तुम्हारी आंखों की चिंगारी। मुझे कभी किसी तरह की चुभन नहीं हुई। जब वो मेरे पास रहती थी तो ऐसा लगता था जैसे बस सारा सुख, सारा इत्मीनान यही तो है। लेकिन अब इत्मीनान का वो ना हो, तुम लोग क्यों हुए? वो सारा एहसास गुमराह था। और मैंने भी यही इल्जाम लगाया था उस पर कि वो मेरे पास अपनी शादी की उकताहट दूर कर रही है। लेकिन मैंने कहा तो है तुमसे कि वो बहुत सर एक साल पहले से। इस एक साथ में इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि तभी तो मिलना हुआ था उससे। जो वो पास आके पीछे हट जाती थी, जैसे उसके काले घुंघराले बाल नहीं, सांप की छोड़ी हुई केचुल हुई हो। मैं कभी जज नहीं हो पाया, क्योंकि बाद में जो बचा एहसास होता था वो सब इसी कसलेपन का था। तीखी तीखी बातें सुनने के बाद वो अपना सर नीचा किए, रुमाल का कोना लपेटती खोलती और बड़ी बड़ी पलकों के साथ ऐसे देखती जैसे। तो तुमने पहचान ली थी उसकी एक खासियत। दरअसल सबसे पहले अगर मुझे किसी चीज ने खींचा था तो उसकी यही आदत है। एक दोस्त के यहाँ रिसेप्शन पार्टी में पहली बार उसको देखा तो उसकी
वो हंसी। भीड़ में मैं आज भी सुन सकता हूँ जो शहरी की 2 पैक पीने के बाद कितनी हल्की हो जाती थी वो, एक मासूम से कबूतर की तरह, कभी इस टहनी पर, कभी उस झुंड में, कभी झील के उस पार, और दाएं गाल पर फोटो के पास रहते अंगारे सा होते। तुमने उसे उस तरह तो नहीं लिया, मतलब सस्ते ढंग से? नहीं होती तो कभी शादी की बात होती? शादी की बात भी थी। क्यों ना होती, आखिर ये भी कोई जिंदगी थी? हमेशा सहमे हुए, डरे हुए, कोई देख ना ले, कोई पहचान ना ले, कोई तुमसे कह ना दे। परेशान हो गया था मैं। उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे मोहलत तो थोड़ी, 2-3 बार लिया लेकिन फैसला नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिश्ते में अभी तक वो वहां तक नहीं पहुंचे, और तुमको लेकर वो अभी भी कमजोर पाती थी, क्योंकि तुमको चोट पहुंचाने के ताप छुटा पाना उसके बस की बात नहीं। मुझे नहीं चाहिए किसी की दया, भिखारी नहीं हूं मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि हमारे बीच सब कुछ कैसे बुझ गया था। अच्छा, अगर हमारे यहाँ एक बच्चा होता तो क्या कुछ फर्क पड़ सकता? लेकिन अगर फर्क पड़ना ही होता तो वो मुझसे ये दलील ही क्यों देती कि वो अभी बनना नहीं चाहती? ये तुम्हारे लिए। छुट्टी लिए हो? कब तक की? और बढ़ा दूंगा। तू ना काम में बिजी रहकर, मैंने भी छुट्टी ली थी 2 दिन की। खालीपन इस तरह मन पे छाने लगा, यादों के दबाव में नशे से फटने लगती थी, बार बार बिना मतलब के ख्याल कि अगर ये नहीं होता तो वो हो जाता, वो नहीं होता तो बात यहाँ तक पहुँच जाती। नींद कैसी आती? कभी गहरी कभी छुट्टी, अभी कौन सभी लोग। वो गई है तुम्हारे यहाँ? इसीलिए तुम काट सकते हो अपने आप को। मेरे तो घर की एक चीज से उसकी याद जुड़ी। मैं पर्दा हटाऊं तो, दरवाजा खोलूं तो, खिड़की खोलूं तो, मैं तो 10 सेकंड नहीं काट सकता उसकी याद के बिना। अब तो बस किसी न किसी बहाने से कहीं बाहर जाने से शायद। निकल रहा हूँ आज शाम में। कहाँ? पता नहीं, जहाँ पहले की बर्फ मिल जाए। कब तक? 3 हफ्ते। अगर ये सच्चाई बर्दाश्त हो गई तो लौट आऊंगा, वरना कहीं और तबादला करा लूंगा। तुमने क्या सोचा? मैं हाँ शादी करूंगा जल्दी। पिछले 3-4 दिन से मैं सोच रहा था कि मान लो ये डिग्री या फिर और भी कुछ मुझे नहीं मिला, अब मुझे कभी पता नहीं चलता। मैं तो यही समझता रहता कि जब तक वो थी सब अच्छा था। तो क्या गलत हो जाता? हाँ, लेकिन सुकून का वो एहसास अब धुंधला क्यों होने लगा? शुरू के उस दिनों से अब शर्मिंदगी होने लगी जब
जब तुम हमारे बीच में कहीं नहीं थी। हमारे प्यार के वो दिन, उनकी चमक फीकी पड़ गई। ऐसा लगता है जैसे अब छुओ तो उंगलियों में उतर आएगा। रंगमंची दिवस की अंतिम प्रस्तुति, और आपने देखा कि दो अलग अभिनेता दो अलग दूसरे अभिनेताओं से किस तरह से अपना अप्रोच अलग साबित कर रहे थे। और ये अभिनेता के साथ तो होता है क्योंकि हर समय, हर रोज और हर मुकाम पे वो अपने आप को आगे बढ़ाता रहता है। सीखने की गुंजाइश में हमेशा बनी रहती है, क्योंकि कमियां कहीं ना कहीं रहेगी, लेकिन उसमें कुछ इम्प्लीमेंट की बुनियादी चीज़ें बरकरार रहती है। वही चीज़ आपने शायद इन दोनों ग्रुप के बीच में देखा। और अब मैं सारे अभिनेताओं को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने पहले रंग संगीत से लेकर अब तक अभिनय किया है, तो कृपया यहाँ पर आ जाएं। एक अभिनेता होने के साथ साथ अभिनेता को सिर्फ एक संवाद याद करके बोलना नहीं होता है। अभिनेता होने के लिए आपको साहित्य भी पढ़ना होता है, फिल्में भी देखनी होती है, नृत्य का अभ्यास, पेंटिंग का अभ्यास, स्कल्पचर मेकिंग का अभ्यास, सारी ही कलाओं को सीखना और जानना थोड़े थोड़े रूप में होता है, क्योंकि आप उसकी इंटेंसिटी को समझ सकते हैं। आपको अभिनेता होने के नाते लोगों से रूबरू होना पड़ता है, उनके भावों को, उनके विचारों को समझना पड़ता है, आसपास क्या हो रहा है उसे भी समझना होता है। तब जाकर अभिनेता जब एक संवाद को बोलता है तो उसमें गहराई आती है। गहराई तभी आएगी जब वो इन बातों को समझेगा, साहित्य को पढ़ेगा, लोगों को पढ़ेगा, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटती है उसकी इंटेंसिटी को समझेगा, उसके भावों को समझेगा। और जब वो उन भाव को समझने के साथ एक भी शब्द को बोलता है, उसमें वो भार शायद आपने उन दो ग्रुप के बीच में महसूस किया होगा। 19-20 जरूर रहता है। रोज अभ्यास कर रहे हैं, रोज सीखने की कला जारी है, इसी का नाम जीवन है। तो मैं चाहूंगा कि सारे अभिनेता अपना अपना नाम बताएं और साथ ही कहाँ से हैं वे भी बताएं। मैं विशाल, गोरखपुर से। मेरा नाम महेंद्र नागले है, मैं गोरखपुर से। नमस्ते, मैं आयुष सिंह फ्रॉम गोरखपुर। मेरा नाम है सागर मरान, मैं भी गोरखपुर से। नमस्कार, मेरा नाम अमोल नागले है, मैं बैतूल से। नमस्कार, मेरा नाम गगन राज उइके है, मैं गोरखपुर से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श मिश्रा है, मैं गोरखपुर से हूँ। आपको बता दें कि 1 महीने की वर्कशॉप चल रही है, जिसका अभी समापन होना बाकी है। 16 तारीख हमने एक निश्चित की है, जिसमें इस 1 महीने के दौरान यहाँ घोड़ाडोंगरी क्षेत्र के और ये गोरखपुर और बैतूल से आए जितने भी कलाकार मिलकर एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसका नाम है सुखिया मरिया भूख। तो आप लोग उस दिन भी आइए और इन्हें उतना ही प्यार दीजिए। जो बच्चे 16 तारीख को अभिनय करने वाले हैं, मैं चाहूँगा कि वे भी मंच पर आए और अपना परिचय दें, कहाँ से है वे भी बताएं। थोड़ा जगह इधर आ जाइए, आप लोग इधर नए वाले में आप लोग इधर गए, आप इधर आ जाइए। वहाँ से लास्ट में शुरू करेंगे, एक एक करके बताइए अपना नाम और कहाँ से हैं। मेरा
कोरकड़े में बाजार डालना तुम और घोड़ा में। नमस्कार, मेरा नाम विशाल बाद है, मैं भी घोड़ा हूँ। मेरा नाम लिया है, मैं भी घोड़ा टोंगी से। मेरा नाम मीनाक्षी सरियाम है, मैं भी घोड़ा टोंगी से। नमस्कार, मेरा नाम राजस्थान मदाली है और मैं भी घोड़ों से हूँ। मेरा नाम साहिल कौर है, मैं भी घोड़ा टोंगी से। नमस्ते, मेरा नाम राधिका शर्मा है, मैं घोड़ा टोंगी से हूँ। मेरा नाम राशि शर्मा है, मैं घोड़ा टोंगी से हूँ। इसमें से कुछ बच्चे देरी होने की वजह से घर जा चुके हैं। वे आपको उसी दिन मिलेंगे जिस दिन हमारा शो होगा 16 तारीख को। सारे बच्चों से निवेदन है कि कृपया वे दर्शक दीर्घा में फिर से पुनः अपने स्थान ग्रहण करें। आपने अब इतने धैर्य से आज के दिन के लिए अपना बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए मौके से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए और हम लोगों को आशीर्वाद दें। कृपया सभी अतिथि महोदय से मेरा निवेदन है, कृपया मंच पर आइए। कितना समय दिया सर, थोड़ा सा और दे दीजिए क्योंकि समय की नज़ाकत को समझते हुए आप थोड़े थोड़े शब्दों में बताएं। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा श्री तोषण लावण्य जी से कि वे 2 शब्द कहें। रंगमंच को इतने करीब से मैंने पहली बार देखा और मैं सारे कलाकारों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मन प्रमुख कर दिया उन्होंने। कुछ समय के लिए हमें एहसास ही नहीं था कि हम इस जगह पर बैठे हैं। एक पल के लिए भी हमारा ध्यान इधर से उधर नहीं गया। मैं आपकी कला को और आपको पढ़े और अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करता हूँ। आगे आशीर्वाद देने के लिए मैं श्री प्रशांत गावंडी जी से निवेदन करूँगा कि 2 शब्द कहें। आज के इस रंगमंच के इतने हमारे कलाकार हैं, वास्तव में बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस मरणोपरांत नाटिका का जो मंचन किया और उसमें कहीं भी ऐसा बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कुछ बने हुए नहीं है या कुछ मतलब ये सीख रहे हैं। बहुत अच्छा आपने इनको प्लेटफॉर्म दिया और ये जो नए बच्चे जो आपके टीम में शामिल हुए हैं और इनकी चाहते कलाकार बनने की, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं आज के इस रंगमंच के ऊपर से मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई, वो मैं शेयर करना चाहूँगा क्योंकि हमारे बीच जैन सर जो कि इस कवि तो है ही हैं, शायर भी हैं और रंगमंच पे इतना बढ़िया सर का जो एक मार्गदर्शन हम लोगों को कभी मिला है। सर की एक हम जब स्कूल छात्र थे, 9वीं में था, तब सर ने एक धर्म और विज्ञान, वो सब्जेक्ट आज मुझे याद है, धर्म और विज्ञान करके एक नाटिका लिखी थी और उस नाटिका का एक कलाकार के रूप में मैं उसमें हिस्सा था, मेरा हिस्सेदार था। धर्म का मैंने उसमें रोल निभाया था और वो टीम हमारी उस समय स्कूल में नाटिका हुआ करते थी, आपके जो नवरात्र हुआ करते थे उस समय एक चलन था, वो अब ख़त्म हो गया, वो चीज़ नहीं है, इसलिए हमारी बहुत सी प्रतिभाएं जो है उभर के नहीं आ रही है। उस टाइम सर ने जो नाटिका लिखी थी, वो नाटिका हमने यहाँ से अपने स्कूल से ये उस पर एक प्रतियोगिता थी जिले में जब हम वो प्रतियोगिता लेके उस प्रतियोगिता में हमने भाग लिया, वहाँ हमें सेलेक्ट किया गया। वो नाटिका वहाँ से सेलेक्ट होके संभाग स्तर पे गई। संभाग स्तर पे भी जब हमने उसको प्ले किया, वहाँ भी उस नाटिका को बहुत सराहा गया और वहाँ भी उस नाटिका का चयन हुआ और उसके बाद हम करने के लिए रायपुर पहुँचे और वहाँ भी जो दर्शक बैठे थे, तो जिन्होंने उस नाटिका को देखा, उस समय उनके हाव भाव और उनके जो देखने से, जैसे अभी हमने पूरे मंत्रमुग्ध हो गए थे आपका चित्र को देखते हुए, वही कुछ हमने वहाँ महसूस किया। और वहाँ थोड़ा सा हमारे
में कि इस तरह की थोड़ी सी पार्शलिटी होती है, वो पार्शलिटी हमने महसूस की सर ने भी। और हम लोग सर तो उस समय बहुत भावुक और काफ़ी मतलब हमें पहली तकलीफ हुई कि लोग चाह रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने जो भी कहना चाहिए अब वो तो दोष लगाना गलत है, लेकिन जो हमने महसूस किया तो निश्चित ही ये कलाकार आज मुझे वो पुराने दिन याद आ गए 9th क्लास के। और सर भी सौभाग्य से आज हमारे बीच और इसी विधा में पारंगत हैं और हमारे बीच हैं। और आप बिल्कुल सर का आशीर्वाद दीजिए, जितना भी जो भी आप करते हैं, क्योंकि इतना पुराना इतना खजाना अनुभव आपको नहीं मिलेगा। ऐसी छोटी सी घोड़ाडोंगरी में आदिवासी बस्ती के आता मैं पुनः इन छात्रों को, इन कलाकारों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर आपके आशीष वचनों के लिए। अब मुझे समझ में आता है या अब मुझे लगता है कि वाकई में हमारी कला साकार हुई, क्योंकि हमने सर को उस दौर में ले गए। ये कला ही कर सकती है, एक समय में आपको दुनिया की सैर करा देती है, आपके पुराने से नए और भविष्य की सैर करा देती है। धन्यवाद सर। अब इसी कड़ी में मैं श्री हरप्रीत सिंह खनुजा जी से निवेदन करूंगा कि वे भी 2 शब्द कहें। अच्छा लगता है हमेशा कि जब अपने नगर का नाम, जो हम बहुत छोटे जगह से हैं, बहुत बड़ी जगह नहीं है, जब कहीं ना कहीं बड़ी जगह में नाम लिया जाता है। अच्छा लग रहा था मुझे गोरखपुर के यहाँ पर मेरे भाई लोग आए थे, प्रस्तुति दे रहे थे। बड़ी इच्छा होती है कि जब अक्षत का मैं सुनता हूँ कि भाई उसने वहाँ प्रस्तुति दी, वहाँ जब मैं एक्चुअली में बहुत बड़ा इम्प्रेस हुआ था जब मैं रामायण इसका जो यहाँ पर टेलीकास्ट हुआ था बड़े ग्राउंड पर। उस दिन मुझे पता लगा था कि ये भाई कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, तो उस दिन बहुत खुशी हुई थी। और इसलिए भी खुशी हुई थी कि ये मेरा क्लासमेट है, क्या मेरा भाई। अभी लास्ट टाइम स्कूल में गया था, स्कूल चलो अभियान के तहत, तो जब मुझे पता लगा कि आज मैं आया हूँ, उससे मेरे एक दिन पहले वहाँ पर अक्षत आया था, कलीम आया था, भाई आया था, उनने बच्चों को कहीं ना कहीं गाइड किया था। तो मैंने वहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंस तरीके से बोला था कि कल अक्षत जो आया था वो मेरा क्लासमेट है। मुझे खुशी होती है कि मेरे नगर का एक बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। और अगर ये खुशी और बढ़ेगी, जो अक्षत चाह रहा है कि मेरे नगर के, मैं जहाँ रहा हूँ, मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, वहाँ के बच्चे आगे बढ़े। जैसे गोरखपुर के भाई मेरे यहाँ की प्रस्तुति कर रहे हैं, जब ये लोग बच्चे दिल्ली में गोरखपुर में प्रस्तुति करेंगे और नाम हक से लेंगे कि घोड़ोंगरी, हम घोड़ोंगरी बैतूल के हैं, तो शायद उस दिन मेरे को दिल से और मेरे नगर वालों को सबको बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छा मेरे को मालूम है कि मेरे भाई को लगेगा कि भाई मेरे सिखाए बच्चे आज वहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ो। जहाँ आप लोगों को सहायता लगेगी, बिल्कुल हम लोग पूरे नगर के पूरे सब लोग आपके साथ खड़े हैं, आगे बढ़ो। बहुत रंगमंच सच में बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग सही में आज मैं तो चलो 2-4 बार मोबाइल देखा होगा, पर चारों को देखा, 5वां को देखा, किसी का मोबाइल नहीं निकला। नहीं तो क्या होता है, आधा टाइम हम लोग मोबाइलों में लग जाते हैं, कभी बोरिंग हो रही है, कभी चीज़ें हो रही। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं थी आज, और अच्छा लग रहा था प्रस्तुति देखने में। बहुत एक सब्जेक्ट ऐसा था कि इंसान हो जाता है कि नहीं यार चलो क्या है क्या नहीं, जान दो ना, ये चीज़ों को बोर टाइप से हो जाता है। लेकिन मैंने देखा कि सबका ध्यान वो 2 भाइयों के साइड था, या वो जो आपने रंगमंच गीत गाया उसमें था, एक तो बहुत सारी कॉन्फिडेंस हम लोगों को बढ़ रहा था। चलो आप बधाई पात्र हो अक्षत, कलीम भाई आप बहुत भाई बधाई पात्र हो, जो आप ये छोटे छोटे बच्चे आज जब बीच में थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं वो रामायण नहीं भूला हूँ जहाँ भाई की प्रस्तुति बहुत शानदार थी। धन्यवाद। अब इस कड़ी में श्री राजेंद्र मालवीय जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे शुभाशीष दें हमें। इतना सब सुनने के बाद शब्दों से व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। जितनी देर हम यहाँ बैठे, आज हम लोग उसके लिए 2-3 दिनों से तैयारी कर रहे थे। दिमाग में बहुत सारी चीज़ घूमते रही 2-3 दिन, परंतु जब यहाँ पर आकर बैठे और हमने रंगमंच के गीत से जब
उसमें अपने आप को उसमें हमने पाया कि हम उसमें उतर गए। उसके बाद सारी चीज़ दिमाग से हट गई, सारा टेंशन, सारा हम सब कुछ भूल कर उसमें अंदर तक चले गए। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपकी प्रस्तुति रही। और अभी तक हमने जितने भी रंगमंच बहुत सालों से भी देखा भी नहीं है, रंगमंच के कार्यक्रम नाटक भी देखे हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना जैसे भैया ने बताया मोबाइल और ये वेब सीरीज बढ़ाना, इसमें सब में अब इस तरह की चीज़ जो नेचुरल चीज़ है वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। आज हमने उसको महसूस किया और एकदम नज़दीक से, एकदम पास से जब इस चीज़ को देखा तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहुत दिनों के बाद, जैसा प्रशांत भैया ने बताया, जैन सर ने कई लोगों को यहाँ पर रंगमंच के माध्यम से उतारा था। पहले साधन भी वही हुआ करता था और हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने यहाँ पर प्रस्तुति दी, इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप जैसे पारंगत लोगों के बीच में जब ये यहाँ की सीट 1 महीने का इनका पूरा ऑडिशन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब हमें भी लगेगा कि घोड़ा डोंगरी में आपने जैसे कलाकार करके गए हैं जो इस विधा को आगे बढ़ाएंगे। घोड़ा डोंगरी का जो स्वर्णिम इतिहास रहा इस विधा का, उसको ये बच्चे आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त चाहूँगा। घोड़ा डोंगरी के महान कवि और शिक्षाविद श्री संतोष जैन सर को कि वे हमें शुभाशीष दें। सर हमेशा हमारे साथ में रहे हैं, कभी वो एक पिता की तरह। और रंगमंच, जैसा कि सर ने बताया, गावंडे सर ने, कि वे उन्होंने नाटक भी सिखाया था और रंगमंच के वे हमारे भाई भी हैं और गुरु भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि वे हमें शुभाशीष दें अपने 2 शब्दों से। सबसे पहले मैं कलीम जी और अक्षत जी की धैर्य, क्षमता, जीवट और समर्पण को नमन करता हूँ। बहुत मुश्किल चीज़ है, इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तमाम स्कूलों में गए, इन्होंने कोशिश की कि काफ़ी बच्चियाँ आएंगी, बच्चे आएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऐसा हुआ नहीं। लेकिन बावजूद इसके इनके चेहरों में शिकन नहीं थी और ये अपने रास्ते पर चलते रहे। ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल कोई भी कला है वो दीवानगी मांगती है, समर्पण मांगती है, जुनून मांगती है, मस्ती मांगती है। और इस मामले में ये दोनों को 100 में से 100 अंक देना ही पड़ेगा, ये जरूरी है। बड़े अभावों में ये काम कर रहे हैं, मैं ये जानता हूँ, मैं कलपता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि भगवान मैं इनके लिए क्या कर लूँ। आर्थिक रूप से भी ये बहुत परेशानी के दौर से गुजरते हैं, तो ये भी संबल इनको ज़रूरी होता है। और मैं अपनी तय इतना मैं करूँगा, कर सकता हूँ। ये यहाँ घोषणा करने की क्या बात है, अच्छा नहीं लगता है, बहुत बड़ी बात, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मैं ज़रूर अपने तय जितना कुछ बनेगा मैं आर्थिक मदद भी करूँगा। कि कई बार संवाद समझने में हमको बहुत तकलीफ जा रही होगी कि संवाद इसका क्या है। लेकिन साहब जब ये साउंड सिस्टम रहेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि बावजूद इसके कि कई चीज़ समझ में नहीं आई, और मेरे जैसा थोड़ा सा अगर मान लो उसमें पारंगत है, तो ये बच्चे और ये तमाम जो नए दर्शक हैं वो नहीं जानते। लेकिन एक जादू, एक तिलिस्म ऐसा था कि आदमी बंधा हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हम इनको भी सराहते हैं, और ये जो कलाकार लोग हैं, नए कलाकार लोग हैं, उनको सराहते हैं। बेटा मैं एक चीज़ जानता हूँ
है। ये ज़माना ही नाटककारों का है, ये ज़माना ही अभिनय करने वालों का है। आप यहाँ करते हैं, लोग संसद में करते हैं, लोग अपने अपने ऑफिसों में करते हैं, सब अभिनय कर रहे हैं। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, समझे ना। और आप असली अभिनय हैं। आपने सही रास्ते को पकड़ा, और जब हम सही रास्ते पे चलते हैं तो एक न एक दिन हमको शोहरत मिलती है। और मेरा आशीष है कि आपको शोहरत मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और वो 16 तारीख को करना है। 16 तारीख के लिए मैं ये चाहूँगा, आज भी हमने बहुत कोशिश की कि भाई काफ़ी लोग आए, लेकिन ये बात नहीं कि जो आए हैं वो महत्वपूर्ण नहीं हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज कम से कम ये हॉल भरा होना चाहिए था, समझे ना। तो खैर, लेकिन 16 तारीख को मेरी ये प्रार्थना है कि काफ़ी लोग आएंगे। कम से कम भाई इन लोगों को सिला तो मिले, इन लोगों को लगे तो भाई हमारी मेहनत सार्थक हुई। और कोई भी कलाकार दर्शकों को देखता, तालियों के लिए भूखा रहता है, समझे ना। तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं ये महसूस करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 16 तारीख को काफ़ी लोग आएंगे और उनको सराहेंगे। फिर मैं ये जो हमारे बहुत बड़ी शख्सियतें हैं, ये घोड़ाडोंगरी इनके ऊपर टिकी हुई है, समझे ना। मैं जानता हूँ और बहुत व्यस्त लोग रहते हैं ये, बावजूद इसके। मैं तो खैर खाली हूँ, मैं आ जाता हूँ, लेकिन हर वक्त काम कर रहा हूँ। तो इनको मैं चाह रहा था, और मैंने भी कॉल की, और आपका भी आकर्षण रहा इसमें। ये लोग आए तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर शुभकामनाएं देता हूँ, बच्चों को शुभकामना देता हूँ, और आपका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बहुत आग्रह करूँगा कि वे कृपया अपने यथास्थान विराजे। और मेरे मित्र कलीम जफर को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया वे मंच पर आए। ज़रूर शुरू की, लेकिन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय जो संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का एक उपक्रम है, वहाँ से हम लोग प्रशिक्षित हुए। वहाँ से हम लोग की जो रंग यात्रा साथ में दोस्ती शुरू हुई है, वो चलती रही है और आज भी सतत जारी है। सिंगापुर 3 वर्ष के लिए अभिनय का प्रशिक्षण लेने गए, वहाँ से दिसंबर में आए। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी गया, पिछले वर्ष मैं भी आया, और हम लोगों ने फिर अपनी शक्ति को संजोया और फिर कोशिश की कि फिर से कुछ रंगमंच के अलग जगाते हैं, अभिनय के अलग जगाते हैं। तो इसी की कड़ी में ये आज मेरे साथ में है। 5 साल पहले भी मेरे एक बुलावे पर आ गए थे, तो मैं उनका हमेशा धन्यवाद करता रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि कलीम 2 शब्द कहें, अगर वे कुछ कहें तो। मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि सब लोग लेट हो गए, बाकी आप लोग आए सर, थैंक यू इस सब के लिए। और जो भी वो तिवारी सर स्कूल से भी सर आए हैं, सर नमस्ते। और सर तो बाकी जो भी लोग आए हैं सबका धन्यवाद। 16 तारीख को जैसे सर ने बोला है, आप अपने आस पड़ोस में अपने दोस्त मित्र घर परिवार अगले बार आए। 16 तारीख का नाटक है, थोड़ा पारिवारिक नाटक है, व्यंग है और हास्य नाटक है। उस नाटक कहाँ होगा बता दें। वो सर यहीं करेंगे जी, क्योंकि बारिश का मौसम है और बाहर कहीं करने पर कुछ पता नहीं कैसा मौसम है। नहीं, आशीष के सेट में वो नहीं हो सकता है, वो भी सब ओपन है ना, लेकिन अच्छा दर्शकों के लिए लोग आ जाए तो इतने ही लोगों का हम यही अरेंजमेंट करेंगे। और उस दिन वाला जो शो है, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एक शुल्क भी रखें, एक पास रखें जैसा, ताकि उससे हम लोग को कुछ जैसे नाटक में जो भी चीज़ें लगती हैं, जैसे कॉस्ट्यूम है, प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइट्स हैं जैसे, है ना, ये सब चीज़ों के अरेंजमेंट के लिए। और बाकी जो भी आए हैं उन लोगों से भी एक सहयोग की आशा रहेगी। मतलब दर्शक के तौर पर भी वो अपने आस पड़ोस में लोगों से बोलेगी आए। और क्योंकि घोड़ा डूंगरी में कोई ऐसा सर्कस जैसा तो कुछ होता नहीं है, तो कम से कम बच्चों को अभिनय दिखाने के बहाने ही लेकर के आए कि परिवार के साथ नाटक देखने के लिए आए। तो यही मेरे को कहना था। बाकी अक्षत जल्दी से इसे समापन करें। धन्यवाद आप सभी सुधी दर्शकों का, धन्यवाद सभी अतिथियों का। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आशुष से, ये काफ़ी कुछ संभव हो पाया।
क्योंकि उन्होंने हमें ये हॉल उपलब्ध करवाया। जो बच्चे बाहर से आए हैं उनके रहने की व्यवस्था के लिए उन्होंने उपलब्धता दी और निःशुल्क हमें सहयोग दिया। उसके लिए हम हमेशा उनके धन्यवाद करते रहेंगे, आभारी रहेंगे। तो हमेशा जब भी हमने उनसे सहयोग मांगा है उन्होंने एक आवाज़ पर हमें दिया है, उसके लिए हम हमेशा उनके आभारी हैं। और जैसा कि हम आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं, वो हमने कहीं से सीखा है, वो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जो भारत सरकार संस्कृति विभाग का एक इंस्टीट्यूट है। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय जो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग का इंस्टीट्यूट है, उसका धन्यवाद करते हैं। संगीत नाटक अकेडमी, उसका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं हमारे सभी बच्चों का जिन्होंने यहाँ पे अभिनय किया है और रोज़ आ रहे हैं। और उनके माँ बाप का धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार का, कि वे विश्वास के साथ हमारे पास में भेज रहे हैं। और चुन्नू भैया जिन्होंने टेक्निकली हमें सपोर्ट किया लाइटिंग के लिए, धन्यवाद आप सभी का। हमने ये जो गगरी यहाँ पे रखी हुई है इसलिए रखी है कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ आर्थिक सहयोग आपको लगता है तो प्लीज़ उसमें सहयोग कीजिएगा, अन्यथा ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से कि आप 16 तारीख को अवश्य आएँ, क्योंकि उस दिन आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और भी ज़्यादा रंगों से आप सराबोर होने वाले हैं। तो आज मैं फिर घोषणा करता हूँ आज की संध्या की समाप्ति की। धन्यवाद आने के लिए।